एक बार फिर से एक नए वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो हमने अध्याय 2 पढ़ रहा था, इसका आज भाग 2 होगा। उसका होगा लैंगिक जनन। ठीक है, तो जो सब पढ़ेंगे सारे का नोट्स दे चुके हैं, है कि ना? ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ नोट्स को आगे में क्या करना है, निकाल करके देखना है। और जो भी नोट्स में कमियां होगा हम उसको यहाँ से बताते जाएंगे। और जहाँ चित्र का ज़रूरी पड़ेगा उसमें चित्र भी क्या करना है, बनाना है, ताकि क्या करें हमको नोट्स आसान हो जाए। ठीक है, उसमें नोट्स में कुछ कुछ क्या है, कहीं कहीं फिगर बनाया हुआ नहीं है, उसमें फिगर बनाना है। तो हमने भाग 1 में पढ़ लिया था और लैंगिक जनन और जनन के बारे में। आज जो होगा भाग 2 होगा, जिसका नाम है लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन का जो मामला है, तो पहले हम देख लेंगे कि से जो पेड़ पौधा है उसमें जनन कैसे होता है, और भाग 3 में देखेंगे कि जो मानव है उसमें जनन कैसे होगा, उसके प्रोसेस को हम जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि जो लैंगिक जनन है ये क्या चीज़ है। तो हम जब जनन पढ़ा रहे थे तो जनन में हम यही बताए थे कि से कोई भी जीव है कि ना, वो अगर वो अपने जैसा ही क्या करेगा, संतान को जन्म दे देगा, है कि ना, तभी जनन हो सकता है, अन्यथा जनन नहीं हो सकता है। जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर के पास क्षमता है ये अपने जैसा ही क्या करे, एक संतान के तो जीव को जन्म दे दे, तो हम कहेंगे ये मार्कर में क्या हो गया, जनन हो गया, है कि ना। जैसे कि से हमारे पास मानव है, मानव के पास क्षमता है कि वो अपने जैसा ही क्या करे, संतान को जन्म दे सके। बहुत सारा एग्जाम्पल बताए थे, गाय हो गया, कुत्ता हो गया। कुत्ता है कि नहीं है? कुत्ता नहीं है, कुत्ता के पास क्षमता नहीं है। ठीक है, अपने जैसा बच्चे को जन्म देना वो है कुत्ते के पास, है कि नहीं। उसके बाद बकरी हो गया। तो बहुत सारा चीज़ पर हमने चर्चा किया था, कौन कौन सा किसके किसके पास जन्म करने की क्षमता है कि नहीं। तो जो जनन था वह 2 प्रकार के था, एक लैंगिक जनन और दूसरा था अलैंगिक जनन। हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो अलैंगिक जनन में यही पढ़े थे कि कोई भी जीव है उसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेगा, दूसरा कोई जनक भाग नहीं लेगा। रख समझा। जैसे कि से जो गाय है कि नहीं, और जो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है, जो भी जीव है। तो कोई कोई जीव को है जनन करने के लिए दो दो चीज़ की क्या होती है, आवश्यकता होती है कि नहीं। और कोई कोई जीव जो है खुद अकेले क्या करता है, जनन कर लेता है। तो वो सब था अलैंगिक जनन में। कौन सब था? जो सब खुद अकेले ही क्या कर सकता है, जन्म कर सकता है। हमने बहुत सारा चीज़ को देखा, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है, कीटाणु है कि नहीं, उसके पास क्षमता है खुद से क्या करे, जन्म ले सके। और कुछ पौधा को देखे थे, और कुछ जैसे जीव को देखे थे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब को देखे थे। तो हम देखते हैं किसे लैंगिक में। तो लैंगिक में क्या होगा, तो यह जनन की ऐसी विधि है जिसमें 2 जनक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 जनक की, तो नर या मादा नहीं। ठीक है, दोनों की आवश्यकता होगा। ठीक है, नर का भी और प्लस मादा का भी। समझा। हाँ, अस्करे नर के पास क्षमता नहीं है किसी जन्म। हाँ, नर या मादा मतलब हो गया या तो नर या तो मादा। ठीक है, समझा। तो दोनों की आवश्यकता पड़ेगा, नर प्लस मादा। ठीक है, ऐसा कर सकता है कि नर और मादा। तो नर मतलब जानता है कि नहीं जानता है? ठीक है, के तो क्या चाहिए, पुरुष, है कि ना। और मादा मतलब स्त्री, है कि नहीं। और के तो पुरुष मतलब लड़का और स्त्री मतलब लड़की। तो जब हम पढ़ रहे थे तो कह रहा था नर और मादा, हमको समझ नहीं आ रहा था कि नर ये मादा में बहुत कन्फ्यूजन था, क्या है नर क्या है मादा। ठीक है, तो याद रखना कि नर मतलब ये पुरुष या लड़का, और मादा मतलब स्त्री या लड़की। ठीक है, तो आप सोचेगा कि गाय सब में क्या होगा, है कि ना। ठीक है, हाँ बच्चों हो जाएगा लड़की। ठीक है, हम लोगों को समझाने के लिए बताया है, तुम जैसा समझो, लेकिन याद रखना कि से
एक पुरुष और एक स्त्री कहे तो नर और मादा। ठीक है, तुमको जैसे समझना है, हम तुमको याद करने के लिए बताया है किसे, नर कौन सा होगा और मादा कौन सा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं किसे गाय भैंस में देखे थी, गाय में और जो बैल होता है उसको कह देगा किसे लड़का लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। समझा, हम तुमको समझने के लिए बताया कि जो नर होगा वह पुरुष से तुलना कर सकता है, यही कहे तो लड़का से, और जो मादा है वह स्त्री कहे तो लड़की से तुलना कर सकता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसको कहेंगे, हमने परिभाषा लिखा है कि जनन की वह विधि है जिसमें दो भिन्न लिंग, समझा, दो भिन्न लिंग कहे तो स्त्री या पुरुष, समझा, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, या दूसरे भाषा में हमने दो भिन्न लिंग को हमने समझाया है किसे, नर और मादा। समझा, नोट्स को देखा करो ताकि समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, समझा, ठीक है। हाँ भाई, हाँ एक ही बार जैसे दो भिन्न लिंग बता दिया हमने, तो एक स्त्री हो गया एक पुरुष, या दो भिन्न लिंग नहीं समझ रहा है तो उसको हमने या करके लिखा है, या समझना, अर्थात नर और मादा भाग लेता है, हम उसको क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। समझना, ठीक है, तो लैंगिक जनन किसको कहेंगे। ठीक है, तो जनन की वह विधि है जिसमें दो भिन्न लिंग, या दो भिन्न लिंग नहीं याद रहेगा तो खाली याद रखेगा दो भिन्न के तो नर और मादा भाग लेते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो किसे, तो ये जनन कैसे करता है, क्या है इसका प्रोसेस, सब को हम क्या करो पढ़ो। ठीक है, तो ध्यान समझो किसे, आगे हम पढ़ेंगे जब क्या करेंगे, मानव में आएंगे तब, तो खाली याद रखना किसे, जो नर है क्या है, नर, और इसके बाद मादा, तो दोनों मिलके भाग लेता है, जाके लेता है, लेकिन तो भाग लेता है तो क्या होता है, कैसे क्या जीव बनता है, तो देखो नर भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, समझा, और मादा भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा। ठीक है, नर क्या करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, और मादा भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, और दोनों के मिलने से क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जनन होता है। तो लेकिन क्या बनाएगा, इस बायोलॉजी की किताब की भाषा में कहे तो जो चीज़ बनाएगा हम उसको नर युग्मक कहेंगे। ठीक है, समझे, नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक कहेंगे, और ये जो चीज़ बनाएगा इसको हम बोलेंगे मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक, इतनी बात समझा, समझे रे क्या जी, कि नर जो भी चीज़ बनाएगा, नर जो भी चीज़ बनाएगा उसको क्या कहेंगे, नर युग्मक, और मादा जो भी चीज़ बनाएगा उसको क्या कहेंगे हम, मादा युग्मक कहेंगे। और तो सीधी सीधी बात कहे किसे, नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलता है तब क्या होता है, निषेचन होता है। समझा, क्या चीज, निषेचन, निषेचन कहे तो तब क्या होता है, जनन होता है। समझा, ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं समझना कि निषेचन ही जनन है, ऐसा भी नहीं समझना है, लेकिन हम तुमने बताया किसे, जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है दोनों को मिलने से क्या होगा, निषेचन कहे तो जनन की प्रक्रिया चालू होगा। ठीक है, तो निषेचन का जो प्रक्रिया है, निषेचन किसे कहते हैं, तो सीधी सीधी बात कहे किसे, जो नर युग्मक है और क्या है, मादा युग्मक है, दोनों को आपस में मिलने पर, समझा, दोनों को क्या करेगा, आपस में मिलेगा, तो जो क्रिया से कुछ बनेगा उसी का पूरा प्रोसेस ही क्या है, हमको निषेचन है कहे तो जनन है। ठीक है, समझे, किसे नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को प्रक्रम के तो प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हम पढ़ते हैं किसे, लैंगिक जनन जो है इसका क्या सब फायदा होता है। तो लैंगिक जनन के फायदा देखो, क्या चीज़, लैंगिक जनन के फायदा, इसका क्या सब फायदा है। ठीक है, तो देखो पहला बात किसे, हम जब अलिंगिक जनन पढ़ रहे थे उसमें जो भी जीव उत्पन्न बात कहे तो बन रहा था वह उसी के जैसा बन रहा था, उसमें कुछ भिन्नता नहीं था, उसी के जैसा बन रहा था, कुछ अलग उतना नहीं था, मुश्किल से 0.0 कुछ % होगा अलग, लेकिन लगभग में क्या बन रहा था, सामान्य बन रहा था, कुछ अलग नहीं बन रहा था। लेकिन अलिंगिक जनन में फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, इसमें जो संतान कहे तो जो जीव जन्म लेगा उसमें विभिन्नता उत्पन्न आ जाएगा, विभिन्नता कहे तो कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। समझा, ठीक है, के तो बदलाव हो जाएगा। जैसे हमने बताया था किसे, कि जैसे अभी हम ऐसे घर में रहते हैं, लोकल घर में है कि नहीं रहते हैं, रहे आगे चल के फिर DSP बनेंगे तो बड़ा सा छत वाला घर लेंगे, तो उसमें जो जन्म लेगा बच्चे
होगा कि नहीं होगा, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, बदलाव हो जाएगा, उसका मानसिक बदलाव हो जाएगा, उसका शारीरिक बदलाव हो जाएगा, समझ समझा। उस सबको एक बांस लगेगा तो सब हड्डी टूट जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जो सब गांव वाला किसान है उसको एक बांस लगेगा तो हड्डी जल्दी क्या कि मजबूत है। तो लैंगिक जन्म में फायदा है, क्या फायदा है कि इसमें जो संतान होगा, संतान समझता है अंडे, संतान के तो जो जीव जन्म लेगा, समझा, जीव समझा, उसमें क्या करेगा, भिन्नता आ जाएगा, विभिन्नता, ठीक है, के तो बदलाव आ जाएगा। इसका यही फायदा है, बदलाव। अगर तुमसे पूछे, क्या पूछे किसे लैंगिक जनन अच्छा है, किसे अलिंगिक जनन अच्छा है, तो क्या बताएगा, लैंगिक जनन, क्या कि इसमें जो है इसमें बदलाव हो रहा है। और बदलाव क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि वह हर समय क्या करता है, बदलाव होते रहता है। अब बदलाव होगा तो चीज़ जिंदा रहेगा, नहीं बदलाव करेगा तो क्या करेगा, मर जाएगा, ठीक है। तो पहला बात इसका यही है कि इसे लैंगिक जनन है, इसमें क्या करता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। दूसरा फायदा इसमें यह है कि इसमें नर जनन और प्लस मादा जनक दोनों भाग लेते हैं, और दोनों का कुछ ना कुछ क्या जाता है, गुण आ जाता है, समझे, क्या जाता है, नर में भी, नर का भी, और कुछ ना कुछ क्या जाता है, मादा का। उसमें जो जनक था उसमें बस एक को संतान था, सिर्फ उसी का गुण आ रहा था, फिर किसी का दूसरे का गुण नहीं आ रहा था, समझना। इसमें जो गुण आएगा कुछ पिताजी का कुछ माताजी का, समझना, दोनों के गुण मिला कर आएगा। तो हमने इसमें लिखा है दो जीव के तो नर और मादा मिलकर एक जीव का क्या करेगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें जो है उस समय युग्मक युग्मक नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इसमें देखो एक नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और उसके बाद एक मादा युग्मक बनेगा, है कि नहीं, मादा युग्मक बनेगा, ठीक है। इसका ये फायदा होता है, ठीक है। उसका देखो इसमें जो नया जीव बनेगा वही जो बताए तुमको, अनुवांशिक रूप से पैथिक जीव के समान होता है, समझना, ठीक है। जो हाँ बताते हैं किसे, जैसे किसे ये नर है कि ना, और ये जो मादा है, ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ गुण मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे बदलाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके जो जीवन में जो कुछ घटना हुआ है, समझना, जैसे उसका मानसिकता है, कुछ न कुछ उसी के जैसा क्या करता है, उसके अंदर गुण आ जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे बदलाव, पिताजी पूरे काला काला, बेटा पूरा पूरा उज्जर उज्जर, उतने बदलाव जल्दी नहीं होता है, लेकिन लगभग में हो जाता है, इसको याद रखना किसे। तो इसमें जो नया जीव बनेगा उसमें जो आनुवांशिक रूप से क्या करेगा, कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पिता बहुत चीज पढ़ा हुआ है पिताजी को, ठीक है। जैसे कि देखो हमको अभी बायोलॉजी आ रहा है कि ना, तो मेरे अंदर गुण है कि बायोलॉजी अभी सीखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि जो बच्चा जन्म लेगा उसको भी फटाफट बायोलॉजी आना चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके अंदर ये सब गुण नहीं आएगा, समझा, ठीक है। लेकिन जैसा उसके अंदर चल चलन है, बदलाव है, वो सब क्या करता है, गुण आ जाता है। इसीलिए हमने लिखा नया जो जीव बनेगा आनुवांशिक रूप से पैथिक जीव के क्या होता है, समान रहता है, समझा, परंतु समरूप नहीं, क्या चीज, परंतु समरूप नहीं, समरूप के तो प्रॉपर उसी के जैसा नहीं हो जाएगा, समझा, ठीक है। उसका देखो इसमें जो प्रजाति होगा वह प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में क्या होता है, सहायता होता है। प्रजाति विभिन्नता कहे तो क्या मतलब, जैसे तुमको पता है कि पहले जो धरती पर था, ऐसा नहीं कि पहले मानव, कुत्ता, बिल्ली सब एक बार आ गया था, ऐसा कुछ बात नहीं है, बल्कि उसको जिस हिसाब से वातावरण मिलते गया उस हिसाब से क्या हुआ, हमको बदलते गया। तो इसमें जैसे अभी हम मानव है कि ना, तो कुछ दिन में अभी देखो टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो अब जो आदमी डेवलप हो रहा है उसी के हिसाब से डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनती डेवलप हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से समझो आप क्या बता रहे किसे, अभी जो धीरे धीरे 20 साल के बाद हो जाएगा, है कि ना, और 20 साल पीछे चले जाओ और 20 साल बाद चले जाओ, तो 20 साल पहले के जो आदमी था वो बेसी मेहनत करने वाला था, समझना। लेकिन अब जो 20 साल बाद आएगा तो उसमें मेहनत करने वाला आदमी नहीं चाहिए, उसको खाली दिमाग लगाने वाला चाहिए, किसे दिमाग कैसे कैसे लग सकता है, समझा। अभी जो आदमी क्या कर रहा है, जैसे मशीन को बना लिया तो दिमाग लगा बनाया, लेकिन पहनुका जो आदमी था वो दिमाग वाला नहीं था, पहले मेहनत वाला आदमी था। अभी के टाइम में क्या है, दिमाग वाला आदमी है। 20 साल बाद और क्या हो जाएगा, दिमाग वाला आदमी हो जाएगा। तो उसका जो मुंह कान है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी जैसे पैर का उंगली है, तो वो पैर का उंगली का हम यूज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो पैर का उंगली खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या है, तो पहले का मानव में अब का मानव में क्या हो गया, हम बदलाव हो गए कि तो प्रजाति चेंज हो गए। पहले के मानव में क्या था, पूरे सगरे मतलब उस टाइम में बले डार नहीं था, दाढ़ी मुड़ने वाला, तो पूरा पूरा बंदर जैसा लग रहा था सगरे, सच ना। लेकिन आजकल देखो सब चीज फेस बास और सब लगा लेता आदमी, है कि नहीं लगाता है। तो पहलुका प्रजाति से क्या हो गया, अभी प्रजाति भिन्न हो गया, कहे तो अलग हो गया। तो लैंगिक जनन में यही फायदा होता है, किसे
इसकी प्रजाति को विभिन्नता उत्पन्न करने में क्या होता है, हमको सहायता होता है। जिस हिसाब से वातावरण चाहिए उस हिसाब से क्या करता है, हमको प्रजाति उत्पन्न हो जाता है, समझा। और खास करके ये जो है उच्च वर्ग के जीव में पाया जाएगा। उच्च वर्ग के जीव के तो जो सब बड़ा बड़ा जीव है, समझा, ठीक है। ऐसा नहीं कि से हम बड़ा बड़ा जीव नहीं है, अति हम बड़ा बड़ा जीव हैं। अगर हमारे अंदर लैंगिक जनन अति अलैंगिक जनन होता तब तो यहाँ से कटना पड़ता हमको, है कि ना। ये सब बड़का जीव में संभव नहीं है अलैंगिक जनन, लेकिन लैंगिक जनन क्या है, बड़का जीव में संभव है, समझा, ठीक है। तो याद रखना कि जो लैंगिक जनन में है इसमें क्या करता है, खास करके उच्च वर्ग के जीव के तो जो सब बड़ा बड़ा जीव है, समझा, ठीक है। तो जिसमें लैंगिक जनन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, समझा, उसमें खास करके क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, जो सब बड़ा बड़ा जीव के तो उच्च वर्ग के जीव है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हमने क्या सब पढ़ा है कि जो लैंगिक जनन है कि नहीं, इसमें दो जीव की आवश्यकता होगा, दो जनकी के तो नर और मादा। नर को समझने के लिए हमने अलग अलग चीज़ समझाया, किसे नर को पुरुष भी कह सकता है लड़का समझने के लिए, और मादा को स्त्री के तो लड़की, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, दो जीव की आवश्यकता पड़ेगा। तो उसके बाद हमने समझा कि जो नर है और जो मादा है ये कुछ ना कुछ बनाता है, आगे हम पढ़ेंगे क्या बनाता है, ठीक है। लेकिन अभी समझना है कि जो भी चीज़ बनाएगा उसको हम नर युग्मक कहेंगे, और मादा जो भी चीज़ बनाएगा उसको क्या कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे, ठीक है। जब ये दोनों मिलता है तब जा क्या करता है, हमको एक नया क्या करता है, जीव का जन्म लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं, ठीक है, समझा। उसका जो लैंगिक जनन है इसका क्या सब फायदा है, ठीक है। उसके बाद इसमें फायदा यही है कि जो संतान होगा उसमें कुछ ना कुछ क्या करेगा, बदलाव आ जाएगा, और इसमें नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेता है, समझा। उसका हमें पता है कि नर युग्मक और जो मादा युग्मक है कि ना, इसका जो गुण होगा पैथिक रूप से समान होगा, लेकिन परस्पर जो समरूप नहीं होगा, मतलब उसी के जैसा नहीं होगा, ठीक है। और इसके लैंगिक जनन में फायदा ये भी है कि इसका जो प्रजाति है, प्रजाति इसको चेंज करने में क्या होता है, हमको आसानी होता है। और इसमें खास करके जो उच्च वर्ग के जीव है उसी में पाया जाएगा, निम्न वर्ग के जीव में ये सब हमको नहीं पाया जाएगा, समझना, ठीक है। इतनी बात याद रखना। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसे, पहला किसे लैंगिक जनन में किस में होगा। तो पहला हम पढ़ेंगे कि जो फूल है, समझा, फूल, ठीक है, फूल में लैंगिक जनन कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य में दूसरा, ठीक है, मनुष्य में। तो लेकिन दूसरा मनुष्य में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो ये तो फूल आज तो हो ही जाएगा भाग 2 में। तो मनुष्य में हम पहला देखेंगे किसे, नर में, ठीक है। नर में कौन कौन सा भाग है, और उसके बाद ये भाग 3 में होगा, और हो सकता है कि भाग 4 हो जाए मादा वाला, समझा, ठीक है। तो लेकिन हमने बताया था भाग 3 तक, लेकिन हो सकता है तो 4 तक भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इससे पहला किसे, जो फूल में है, फूल में निषेचन के तो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, और लैंगिक जनन कैसा होगा, इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने जैसा तैसा क्या किया, फूल बना दिया है कि ना, जैसा भी हो, ठीक है। तो फूल का नामकरण करना सीखते हैं, है कि ना। तो फूल का जो है 4 भाग होता है, रख ना, ठीक है। क्या भाग, 4 गो। और इस चारों भाग के बारे में समझते हैं और सीखते हैं कि जो फूल है ये जनन कैसे करता है, ठीक है। तो पहला बात देखो कि ये जो फूल का भाग लिखे हैं, तो पहला बात याद रखना है किसे, पहला है बाह्य दल पुंज, ठीक है, बाह्य दल पुंज। और दूसरा जो हमारे पास होगा वह होगा दल पुंज, है कि नहीं। और तीसरा होगा
पुमंग, समझा, पुमंग। और जो तीसरा चौथा होगा वह क्या होगा, जयांग। उसमें तो देखो, तो क्या चीज़ कि जो फूल है कि तो फूल वाला पौधा, इसके 4 भाग होगा, एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज, एक पुमांग, और चौथा जो होगा वह क्या होगा, जयांग। और फूल को देखो और उसमें नामकरण करो। तो देखो, सबसे जो ये हरा टाइप के तुमको दिखता होगा फूल में, दिखता है ले, जो फूल लेगी जहाँ डंटी पकड़ने वाला होता है वहाँ पे हरा टाइप का होता है कि ना, हरा वाला पत्ता है कि ना। तो हम उसको कहेंगे बाह्य दलपुंज, समझे ले, क्या चीज़, बाह्य दलपुंज। तो अपने कॉपी में लिख लो बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज, ठीक है। उसके बाद जो तुमको दिखेगा इसके बाद वाला जो पत्ता होगा ये सब पूरा ऊपर तक रहेगा, इसको हम कहेंगे दलपुंज, ठीक है, दलपुंज, ठीक है, दलपुंज, ठीक है। तो क्या हो गया, किसे, एक बाह्य दलपुंज, दूसरा क्या चीज़, दलपुंज, ठीक है। हम पुंज उस जगह लगाते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो हमने पढ़ाया अपसारी किरण पुंज, है कि ना, और समांतर किरण पुंज। तो एक की बात करेगा, अगर एक से अधिक की बात करेगा, एक से अधिक से बात करेगा तो क्या करेंगे हम, उसमें पुंज लगा देंगे। तो अगर एक पत्ता रहेगा तो बल्कि ये पत्ता बाहर है तो बाह्य, एक पत्ता रहेगा तो दल, लेकिन इसमें 2-3 पत्ता रहता है इसलिए क्या होगा, पुंज, बाह्य दल पुंज। इसमें भी ये देखो, इसको क्या कहेंगे, एक पत्ता है तो इसमें दल, और लेकिन इसमें भी बहुत सारा पत्ता होता है तो इसलिए क्या कहेंगे हम, पुंज के, तो दल पुंज, ठीक है। तो अभी तक हमने इस फूल का 2 नाम जाने हैं, एक बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, है कि ना। हमारे साथ बोलते रहेगा तो याद होते जाएगा, है कि ना, ठीक है। उसका देखो, उसके बाद होगा पुमांग, और उसके बाद चौथा जो होगा वह क्या होगा, जयांग। तो पुमांग को देखते हैं कि ये वाला जो तुमको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, 1 2 3 4, है कि ना। तो बल्कि एक ही का बात करो अभी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हिस्सा जो होगा वह क्या होगा, पुमांग, समझा, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा होगा पुमांग, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हिस्सा, समझे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हिस्सा का नाम होगा क्या चीज, जयांग, ठीक है, जयांग। तो ये पूरा हिस्सा का नाम लिख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा का, ये क्या होगा, जयांग होगा, ठीक है। हमको फूल लेकर आना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है, नहीं अब छोड़ दो, रहने दो। तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुमांग, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, जयांग, ठीक है। तो एक एक बात को समझाते हैं, सभी का परिभाषा समझाते हैं, क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है। तो देखो, तो नामकरण कर लिया सबका, ठीक है। तो देखो, हमने इसमें लिखा है कि जो पुमांग है, क्या है पुमांग, ये पुष्प का पहले पुमांग नहीं देखते हैं, क्या चीज़, बाह्य दलपुंज और दलपुंज देखते हैं। इसका जो होगा ये होगा वृंत, ठीक है। तो देखो, ये जो वृंत है, इसको, इसके ऊपर जो हरा पत्ता होगा क्या होगा, हरा पत्ता, समझा, इसके ऊपर क्या होगा, हरा पत्ता। तो वृंत के ऊपर जो हरा पत्ता होगा वही क्या होगा हमको, बाह्य दलपुंज, समझा। तो देखो, तो जो पुष्प का बाह्य दलपुंज है, तो बाह्य दलपुंज किसको कौन होगा, तो जो वृंत होगा के, तो नीचे जो डंटी रहता है उसको वृंत कहते हैं किताब भाषा में। तो जो वृंत होगा, उस वृंत के ऊपर जो हरा पत्ता होगा, समझा, हरा पत्ता, उसको हम क्या कहेंगे, हम बाह्य दलपुंज, समझा। उसके बाद देखो, बाह्य दलपुंज के बाद वाला जो पत्ता होगा, बाकी सब हरा छोड़ करके, जो भी कलर का हो, बाह्य दलपुंज को छोड़ करके उसके बाद जो भी पत्ता होगा उसको हम कहेंगे दलपुंज, समझा, ठीक है। तो ये सब जते, हाँ जो भी कलर हो, तो ये सब जितना भी पत्ता है, खाली बाह्य हरा पत्ता को छोड़ करके इधर जो भी कलर होगा, समझा, तो वो सबको क्या कहेंगे हम, दलपुंज। इसका हमने उसमें परिभाषा नहीं लिखा का है, क्योंकि से जो बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है,
ये जनन में भाग नहीं लेता है, समझना। जब जनन में भाग नहीं लेता है तो हम क्या किए, इसीलिए इसमें परिभाषा नहीं लिखें, ठीक है। एक बार फिर समझोगे इसे, जैसे मानव को जन्म करना है कि नहीं, तो बताओ क्या जनन करने के लिए पैर का होना आवश्यक है? हाँ टंगनी का आवश्यकता नहीं पड़ता, समझा, ठीक है। क्या जनन करने के लिए आँख की आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, समझा। तो जनन में जो सब भाग होगा हम उसी को पढ़ेंगे और बाकी किसी को भाग नहीं पढ़ेंगे, समझा। तो उसी तरीक़ा से जो फूल है, इस फूल में बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज है, समझा, इसका जनन में कुछ योगदान नहीं रहता है। ये काम क्या करता है, तो किस लिए दिया गया है, तो खाली बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज है यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि जो पुमंग है और जो जयंग वाला हिस्सा है, समझा, पुमंग और जयंग वाला हिस्सा, ये दोनों का जो है रक्षा कर सकेगा। अभी क्या समझना है किसे, ये जो जयंग वाला हिस्सा है और ये वाला क्या है, पुमंग वाला हिस्सा, ये पूरा क्या है जयंग और ये क्या है पुमंग, है कि नहीं। खाली ये सब जो पत्ता है ये सब इसकी रक्षा करता है और कोई काम नहीं करता, ठीक समझे, ठीक है। तो हम नोट्स में लिख दिए हैं कि जो पुष्प में है फूल, तो फूल के बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज है, समझना, जिसको पुखंडी कहते हैं, तो ये जनन में भाग नहीं लेता है, सिर्फ यह जो है सिर्फ पुमंग और जयंग की क्या करता है, रक्षा करता है और ये कोई काम नहीं करता है, समझा। इसका परिभाषा क्या किया हमने, इसी तरीक़ा से नहीं लिखा, ठीक है। तो देखो, तो ये सब क्या करता है, तो ये सब सिर्फ याद रखना है कि जो फूल है, समझना, फूल में जो पुमंग है, ठीक है, और जो जयंग है, ये दोनों का क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, और कोई काम नहीं करता है। उसके बाद देखो पुमंग, क्या चीज़, पुमंग। तो पुमंग में तुमको यह क्या याद रखना है किसे, ये जो पुमंग है ये पुष्प का नर वाला भाग है, समझा, ठीक है। ये पुष्प का क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा तुमको नर वाला भाग होगा, समझा, ठीक है। तो पुमंग जो है, पहला बात याद रखना किसे, ये एक नर वाला भाग है, ठीक है, नर वाले भाग है। आप बताओ किसे, ये एक लंबी है कि ना, ठीक है। उसमें लिखा डोरे, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो आप लिख दो कि डोरी के समान होता है, समझना। तो जो पुमंग है लिखे हैं उसमें नहीं लिखे हैं, आज वहाँ बताएंगे तब लिख लेना, पहले देखो। तो पुमंग क्या, पहला बात याद रखना किसे, पुमंग एक नर वाला भाग है, समझा। इसमें कई लंबी लंबी क्या होती है, रचना होती है। देखो ये क्या है, लंबी लंबी रचना है कि ना, ये लंबी लंबी रचना है, ठीक है। और उसके बाद जिसे हम पुंकेसर भी कहते हैं, समझना, ठीक है, पुंकेसर। तो याद रखना कि जो पुमंग होगा इसका दूसरा नाम क्या होगा, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो इस पर देखो, तो ये क्या है, पुंकेसर। तो पुमंग क्या है, ये एक नर वाला भाग है। परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है, परीक्षा में क्या पूछता है किसे, निम्न में से कौन सा नर वाला भाग है, ऐसे 4 को दे देगा, समझना, ठीक है। हाँ, तो पुमंग या पुंकेसर, समझना, ठीक है, क्योंकि पुमंग को ही क्या कहते हैं हम, पुंकेसर कहते हैं। तो पुमंग के बारे में क्या समझा, किसे यह एक नर वाला भाग है या एक लंबी लंबी क्या होती है, रचना होती है, जिसे हम पुंकेसर भी कहते हैं, समझना। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या कहा, पुमंग कहा, है कि नहीं। तो या दूसरी भाषा में कहे तो क्या चीज़, पुंकेसर के दूसरा नाम वही है। तो देखो या तो पुमंग या क्या चीज़, पुंकेसर, है कि नहीं। तो देखो, तो पुंकेसर कैसा है, पुंकेसर कुछ इस तरीका का है कि नहीं, ठंडे कुछ इसी तरीका का है, ठीक है। अब देखो इसका जो भाग है, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग यहाँ से, तो ये है तुमको पराग कोश, ठीक है। ये वाला भाग पूरा क्या होगा, पराग कोश, और ये नीचे क्या है, तंतु, ठीक है, तंतु। तो पुंकेसर को याद रखना किसे, 2 भाग, एक पराग कोश और एक क्या होगा, तंतु, ठीक है, क्या होगा, तंतु। पुंकेसर के 2 भाग, एक पराग कोश और दूसरा क्या है, तंतु। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा, पराग कोश, समझा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला भाग एक लेगा लचीलापन जैसा, है कि ना, उसको हम तंतु कहते हैं। रहता कि नहीं रहता फूल में, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब फिर से हम दोनों का परिभाषा समझते हैं कि पराग कोश किसको कहेंगे,
और तंतु किसको कहेंगे, समझा। तो परागकोश जो है क्या चीज़, परागकोश, ये जो तंतु है, इस तंतु के जो आगे वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग, इसी को क्या कहेंगे हम, परागकोश कहेंगे। ये तंतु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला तंतु, ये जो तंतु है, इस तंतु के अग्र भाग, अग्र के तो ऊपर वाला जो भाग है, हम इसी को क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे, समझा, ठीक है। तंतु के जो अग्र भाग होगा उसी को हम क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे, समझा। तो हम इसमें लिख दिए हैं कि जो तंतु है, तो जो तंतु के अग्र भाग में स्थित रहता है उसी को हम क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। अब ये देखो तंतु क्या होता है, ये वाला तंतु, समझा। तो तुमको याद रखना है कि ये लचीला होता है, फूल देखिए कि नहीं देखिए, आज जाना फूल तोड़ लेना और इसका ये वाला भाग उखाड़ लेना, ये पूरा, तो ये क्या होगा, ये बहुत लचीलापन होता है, समझा, ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत कमज़ोर होता है लचीलापन। ये लचीलापन भी होता है और पतला भी होता है, लंबा भी होता है तथा डोर के समान भी होता है, समझा, ठीक है। तुम जैसे याद रखो वैसे समझो, ठीक है। तो यह हमको लचीला भी होता है, बहुत पतला भी होता है, समझा, और लंबा भी होता है, देखो कितना लंबा है कि ना, लंबा भी होता है और डोरी के क्या होते हैं, समान होते हैं, समझना। जैसे डोरी रहता है पतला पतला, वैसे क्या होगा, ये हमको डोरी के समान होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमको पुष्पासन से जुड़ा होता है। हमने क्या समझा कि इसे जो पुमांग है या पुंकेसर है, इसके दो भाग होगा, ठीक है। एक तुमको क्या चीज़, परागकोश, और एक क्या चीज़ आपको, तंतु, समझना, ठीक है। तो परागकोश हम किसको कहेंगे, तो परागकोश हम उसको कहेंगे जो तंतु के जो अग्र भाग के तो आगे वाला भाग होगा उसी को हम परागकोश कहेंगे। तंतु किसको कहेंगे, तो तंतु जो है इस फूल में जो लचीलापन होगा, पतला होगा, लंबा होगा और डोरी के समान होगा, समझना। और हमको ये परागकोश से क्या होगा, हमको जुड़ा होगा, समझना, ठीक है। हम उसको तंतु कहेंगे, ठीक है। उसका देखो, उसके बाद क्या याद रखना है किसे, या देखो ये परागकोश देखता होगा, जब इसको तुम छुएगा, समझा, तो इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, समझा, ठीक है, हाथ में लग जाता है, तो इसमें जो कुछ निकल रहा है उसका नाम है परागकण, ठीक है, परागकण, ठीक है, समझा, हाँ लिख लो कहीं पे, ठीक है, उसमें लिखा हुआ नोट्स में, समझा। परागकोश से ही क्या करते हैं, परागकोश से ही परागकण बनते निकलते हैं, वहाँ लिखा हुआ, समझा, हाँ, ठीक है, नोट में लिखा हुआ है। परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि इसे परागकण कहाँ निकलते हैं या परागकण कहाँ बनते हैं, तो याद रखना कि इसे परागकोश में बनता है, समझना, ठीक है, परागकोश में। तो जब तुम इसको चीरेगा, इसको समझना, इसको जब काटेगा तो इसमें कुछ 4 प्रकार के कुछ ना कुछ निकलेगा, समझना। इसको जब काटेगा तब ब्लेड लेकर के, तो ये सब क्या, ये सब परागकोश है, समझना। और ये सब में क्या बनते हैं, हमको परागकण बनते हैं, परागकण, ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर वाला इसका है कि ना, इसको तुम काटना जाके ब्लेड होकर के, इसमें तुमको 4 भाग देखेगा, समझा, 4 भाग, किसी में 5 भाग भी रहता है, हाँ, ठीक है, ये 4 भाग, और ये चारों भाग का नाम वही है, परागकोश, समझा। ये पूरा क्या, इसमें जो भाग होगा सबका नाम क्या है, परागकोश। लेकिन ये परागकोश क्या करता है, हमको परागकण बनाता है, इसको याद रखना, समझना, ठीक है, हाँ, ठीक है। जिसमें ये रहेगा तब, ये वाला पुमंग वाला ऐसा रहेगा तब, ठीक है, हाँ। तो परीक्षा में यही पूछता है क्या चीज, कि जो पुंकेसर है किसका निर्माण करेगा, या दूसरा बात पूछेगा कि परागकोश है वह किसका निर्माण करेगा, तो याद रखना परागकण का, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो देखो, तो हम उसमें लिख दिए हैं किसे, जब आप किसी फूल के पुंकेसर को स्पर्श करते हैं, समझा, स्पर्श मतलब छूना, जब छुएगा तो आपके हाथ में एक पीला जैसा पाउडर लगेगा, तो जो आपके हाथ में लगता है वही क्या है, परागकण है। हमने कोशिश किया कि जो गांव की भाषा है और जो किताब में सूटेबल हो जाए, जहाँ से समझ जाए वही सब क्या करे उसमें लिख दे, इसीलिए हमने लिख दिया किसे। तो जब उसको तुम छुएगा, समझना, तो ये जो पीला पाउडर तुम्हारे हाथ में लगेगा वही एक्चुअल में क्या, हमको परागकण है, ठीक है। उसका देखो क्या चीज, परागकण 2 प्रकार का होगा, ठीक है, समझना, एक स्वपरागन, एक परपरागन, इसको हम पढ़ते हैं। तो क्या होगा, जो क्या चीज परागन है, क्या चीज परागन, वहाँ पे परागन लिखो, वहाँ परागकण लिखा हुआ, वहाँ परागन लिखो, जहाँ परागकण लिखा उसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, ध्यान देखो, जहाँ लिखा हुआ परागकण 2 प्रकार का होता है, वहाँ लिखो परागन 2 प्रकार के होते हैं, समझा। तो क्या चीज, उसको सही कर लिया, परागन लिखना, क्या लिखना, परागन, प ग न, ठीक है। परागन क्या होगा, 2 प्रकार के। तो ये परागन मतलब क्या हो गया, अभी समझो जरा सा, ठीक है। तो जैसे इसका परागकण बना हुआ है, ये परागकण बना हुआ है कि ना,
इस परागकण को इस यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। तो किसके पास, ये वाला जो जयांग वाला हिस्सा है, समझना, इसके पास क्या करना हमको, लेके आना है, ठीक है। तो इसके पास ले आने में कौन जाएगा, हम तो काम नहीं करते हैं जा करके, भर भर रात जा करके जो है यहाँ से परागकण उठाएंगे यहाँ जाकर लगा देंगे, कोई तो ले को जाता होगा, है कि ना। तो या तो इस फूल का परागकण इसी फूल में, इसके जो जयांग वाला हिस्सा है यहाँ पे, इसका नाम वर्तिकाग्र है, समझा, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाए, या इस फूल का जो परागकण है किसी दूसरे फूल में जाकर के क्या करे, हमको लग जाए इसके ऊपर, ठीक है। फिर से एक बार समझो किसे, अगर ये फूल है, इस फूल का जो परागकण यहाँ पे बना हुआ है, समझ रहे हैं, अगर यह फूल के इस वाला जयांग वाला हिस्सा के तो वर्तिकाग्र पर चले आएगा तो उसका नाम अलग होगा, लेकिन इस फूल का परागकण किसी दूसरे फूल में जाएगा, समझना, तब उसका क्या होगा, नाम अलग होगा। तो जो परागकण, क्या चीज परागन है, यह दो प्रकार का होगा, ठीक है। परागन, तो परागन तुमको दो प्रकार के, तो देखो एक का नाम होगा स्वपरागन, ठीक है, स्वपरागन, और दूसरा क्या होगा, पर परागन, ठीक है, पर परागन। तो अभी ध्यान से समझो और सीखो किसे, जैसे देखो किसे, हमारे पास दो फूल है, ठीक है दो फूल है, दिख रहा है, हाँ ये फूल नहीं है, ये बारकर है, ठीक है। तो देखो, तो इस फूल में क्या होगा, इस फूल में परागकोश होगा कि नहीं होगा। तो इस फूल में जो परागकोश होगा, इसमें जो परागकण बनेगा, अगर इसी फूल के इसके वर्तिकाग्र वाला भाग पर चले आएगा तो हम कहेंगे क्या चीज, उसको स्वपरागन। लेकिन इस फूल का जो परागकण होगा किसी दूसरे फूल में जाएगा, कोनो दोसर जात वाला फूल में नहीं, अगर गुलाब का है तो गुलाब में जाएगा तब, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो इस फूल का जो क्या होगा, परागकण होगा किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा, वर्तिकाग्र के तो इस वाला जयांग वाला ऐसा, ठीक समझे, क्योंकि अभी हम जयांग वाला नहीं पढ़े हैं पूरा, ठीक है, तो यहाँ समझना कि वर्तिकाग्र, ठीक है। तो अगर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा तब क्या होगा, स्वपरागन, पर परागन, ठीक है। तो देखो, तो अगर भूल जाएगा तो खाली याद रखना कि स्वपरागन मतलब एक ही पुष्प, समझे, एक ही पुष्प मतलब उस पुष्प के जो परागकण होगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, कोनो दूसर पर नहीं। लेकिन जो पर परागन होगा किसी दूसरे पुष्प पर, समझा, किसी दूसरे, समझा, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, समझा, वर्तिकाग्र पर जाएगा, ठीक है। हम उसमें लिखे किसे, किताब भाषा में, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधा के किसी अन्य वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं, हमको पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागन, ठीक है। या करके लिखें, अगर या तक ही परिभाषा याद रखना, उसके बाद वाला परिभाषा नहीं याद रखना है किसे। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या करेगा, हमको पहुंचेगा, तो हम उसको स्वपरागन कहेंगे, ठीक है। लेकिन पर परागन किसको कहेंगे, किसे, जब एक पुष्प के, हाँ या करके लिखें, तो जब एक पुष्प के परागन किसी दूसरे पौधे के पुष्प में स्थित वर्तिकाग्र पर क्या करेगा, पहुंचेगा, तो हम उसको पर परागन कहेंगे। याद रखना किसे, उसी जात के फूल पर जाएगा तब, समझना, ठीक है। तो तुम्हारे किताब में और सब चढ़ाता है किसे, इसको ले जाने का क्या सब तरीका है, तो या तो जल के द्वारा जा सकता है, वायु के द्वारा, या कोनो कीट के द्वारा जा सकता है, समझना, ठीक है। कीट के द्वारा कैसे, जैसे कि इसमें कोई पक्षी आएगा, कोई कीट आएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रस निकलते रहता है, तो वह रस क्या आएगा, जैसे कि इसे मधुमक्खी देखा होगा, तो मधुमक्खी आता है फूल को चूसने के रस, तो आएगा, तो जैसे उसका लोल नीचा यहाँ तक पहुँचेगा तो उसके शरीर में क्या करेगा, यहाँ जो परागकण बना हुआ उसके शरीर में लग जाएगा, और वही पुष्प, वही जो मधुमक्खी है फिर किसी दूसरे पुष्प पर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसका फिर उसमें जो, इसमें जो क्या करेगा, उसको मुंह डालेगा, है कि नहीं, इसमें यहाँ पे, तो उसका जो शरीर में क्या किया हुआ परागकण लगा हुआ है, इसके वर्तिकाग्र पर क्या करेगा, हमको जा करके लग जाएगा, पहुँच जाएगा। तो इसका बहुत सारा विधि है, लेकिन तुमको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो खाली याद रखना कि इसे वायु द्वारा भी जा सकता है, और किसी जीव के द्वारा, और पानी के द्वारा, और वायु हवा एक ही बात हुआ, है कि नहीं, उसके द्वारा, ठीक है। तो आगे अगर मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया, उमंग तक समझ में आ रहे हैं, ठीक है।
एक बार और रिवीजन कर लिया जाए, समझना। पुमांग एक क्या है, नर वाला भाग है कि ना, या एक लंबी रचना होती है जिसे हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। ये एक पुमांग है कि ना, ये नर वाला भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक लंबा लंबा होगा जिसको हम पुंकेसर भी कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होगा, एक परागकोश और एक क्या चीज, तंतु। परागकोश हम उसको कहेंगे जो तंतु है, तंतु के जो अग्र वाला भाग है कि ना, उसको हम परागकोश कहेंगे। और जो तंतु किसको कहेंगे, जो तंतु है, तो ये एक लचीला पतला लंबा डोरी के समान होगा, ये क्या करेगा, हमको परागकोश से जुड़ा होगा, सच ना, ठीक है। तो हम उसको तंतु कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद पढ़े हमने परागन। परागन दो प्रकार के, एक स्वपरागन और एक पर परागन, है कि ना। तो स्वपरागन हम उसको कहेंगे अगर उसी पुष्प का परागकोश उसी पुष्प पर जाता है वर्तिकाग्र पर, ठीक है, तो हम उसको स्वपरागन कहेंगे। अगर किसी दूसरे पुष्प पर जाता है उसके वर्तिकाग्र पर, तो हम उसको क्या कहेंगे, पर परागन कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब उसके बाद मादा वाला भाग, ये वाला भाग को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं पे फिगर नहीं बनाया होगा कि जो पुमांग है या पुंकेसर है, इसके दो प्रकार होगा, एक परागकोश और एक तंतु। तो कतो एक नीचा में फिगर बना लो इस तरीका का, समझ ना। तो ये वाला भाग हो गया तुमको परागकोश, ठीक है, परागकोश हो गया। और ये वाला भाग क्या हो गया, तंतु हो गया, समझ ना, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद देखो, तो हम पढ़ते हैं क्या जी, कि जो फूल देखो इधर देखो रे भाई साहब, अब फूल का जो है चौथा भाग है जयांग, ठीक है। तो जयांग कौन होगा, तो हमने यहाँ क्या किया, उसका फिगर बना चुका है कि ना। उसी को थोड़ा सा डिपली में, उसमें थोड़ा सा कमी दिखाए थे, तो देख लो, कमी दिखाए थे रे, तो देखो कुछ इस तरीका का था। तो ये पूरा जो भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही क्या है, जयांग है, ठीक है। तो पहला बात याद रखना किसे, ये जो जयांग है ये फूल का मादा वाला भाग है, ठीक है। मादा वाला भाग के तो स्त्री वाला भाग है कि ना। जिस तरीका से हमने उसमें कहा था कि जो नर वाला भाग है पुमांग, है कि ना, उसको हमने क्या नाम रखा, पुंकेसर, है कि ना। उसी तरीका से जो जयांग है इसका एक दूसरा नाम हो जाएगा क्या चीज, स्त्री केसर, समझे, स्त्री केसर, ठीक है। तो ये पुमांग अधिके, तो जयांग क्या चीज़ है, तो जयांग ये पुष्प का मादा वाला भाग है कि ना। और हम जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। आप ध्यान समझो किसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है, स्त्री केसर है कि ना, ये पूरा भाग। तो इसमें देखो, इसका जो भाग हो जाएगा, पहला वर्तिकाग्र हो जाएगा, दूसरा वर्तिका हो जाएगा, और तीसरा जो लास्ट वाला भाग होगा वह होगा अंडाशय, ठीक है। तो इसमें तीन भाग हैं। तो देखो पहला क्या चीज़ है, तो जो जयांग है पहला वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। दूसरा जो होगा वह होगा वर्तिका, और तीसरा जो होगा वह क्या होगा, अंडाशय, ठीक है। क्या जी, अंडाशय। तो वर्तिकाग्र देखो, और वर्तिका क्या होता है और अंडाशय क्या होता है, इसको समझो। तो पहला क्या है, देखो उसमें अंडाशय लिखे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना किसे गलती लिखा है, समझ रहा है, तुम जैसा जैसा पढ़ सकता है, कोई दिक्कत। हमने क्विज क्या किसे परागकण यहाँ रखेंगे, उसको नीचे गिराते जाएंगे और हम समझाते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो पहला क्या है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को हम समझते हैं, वर्तिकाग्र क्या होता है, ठीक है। तो देखो, तो इसको वर्तिकाग्र जो लिखे हैं इसको इंग्लिश भाषा में एस्टिग्मा भी कहते हैं। तो लेकिन तुमको उतना याद नहीं रखना है, एस्टिग्मा हमने नोट्स में लिख दिया है। तो ये वर्तिकाग्र जो है इसको क्या कहते हैं, एस्टिग्मा। तो पहला बात देखो, ये जो पुष्प है ये मादा वाला भाग के सबसे ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र, है कि ना, ठीक है। तो वर्तिकाग्र जो है इसका तुम परिभाषा अपने मन से ही बना सकता है, कैसा देखो। तो वर्तिकाग्र जो है कैसा परिभाषा, कि जो वर्तिका है, क्या है, वर्तिका के जो ऊपर वाला भाग है हम उसको क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र। ऐसा भी इसका क्या हो सकता है, परिभाषा बना सकता है
वर्तिका के जो ऊपर वाला भाग है वह क्या होगा, या वर्तिका के सबसे जो ऊपर वाला भाग है वह क्या होगा, हमको वर्तिकाग्र होगा। समझा। तो वर्तिकाग्र उसमें लिख लेना, अगर परिभाषा उसको याद नहीं होगा वो वाला परिभाषा, ठीक है। तो वर्तिकाग्र के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे हम, वर्तिकाग्र कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा होता है, बहुत छोटा सा, देखो कितना सा है, समझा। ये छोटा सा होता है और थोड़ा सा चपटी होता है, देखो थोड़ा सा जैसे यहाँ से लंबा गया है, ये थोड़ा सा चिपटी है, समझा, ठीक है। और ये चिपचिपा भी होता है, चिपचिपा जानता है कि नहीं जानता है, ठीक है। जैसे कि से ये देखो मेरा जो जी है, इसमें क्या है, ये चिपचिपा है, इसमें कुछ जाएगा तुरंत सट जाएगा, है कि ना, ठीक है। तो चिपचिपा भी है, और क्या चीज, तो छोटी है, चिपचिपा है, और क्या है, बोलो अंडे, चपटी है, ठीक है। तो हमने क्या समझा इस वर्तिकाग्र के बारे में, कि वर्तिका के जो सबसे ऊपरी वाला भाग होगा उसको वर्तिकाग्र कहेंगे। वर्तिकाग्र कैसा होगा, ये छोटा सा होगा, समझना, छोटी होगा, और चिपटा होगा, समझना, और साथ साथ क्या होगा, चिपचिपा होगा। ये चिपचिपा किस लिए बनाया जाता है, तो चिपचिपा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो परागकों से परागकण निकला है, समझा, ताकि इससे आए और यहाँ पर आके क्या करे, हमको सट जाए, ये तो चिपक जाए, समझा, ठीक है। अगर सटने वाला नहीं रहेगा चिपचिपा तो वहाँ पे परागकण नहीं ठहरेगा, और नहीं ठहरेगा तो परागकण नीचे गिर जाएगा, तो फिर हमको निषेचन की क्रिया आगे नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि वर्तिका के बारे में एक बार फिर से देख लो। तो वर्तिका के सबसे जो ऊपरी वाला भाग होगा उसको वर्तिकाग्र कहेंगे, समझा, ठीक है। यह छोटी होगी और जो चपटी होगी और चिपचिपा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे। इतनी बात समझा। अब देखो, अब यहाँ पे परागकण पहुँच चुका है, समझे, यहाँ पे क्या पहुँच चुका है, परागकण। अब देखो ये परागकण पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, तो पहले इसको चिन्हेगा, क्या चिन्हेगा, किसे, जैसे किसे यहाँ पे परागकण पहुँच गया तो इसको चिन्हेगा के, तो पहचानेगा, क्या पहचानेगा, किसे, अगर ये गुलाब का फूल है, समझे, किसका, गुलाब का, तो देखेगा किसे, ये गुलाब के फूल वाला ही परागकण है कि किसी दूसरे जाति का क्या हो गया, परागकण आ गया। तो अगर दूसरे जाति का परागकण होगा तब जल्दी से नाम नहीं लेगा, अगर इसी जाति का परागकण होगा तब क्या करेगा, ये पराग नलिका द्वारा क्या करेगा, धीरे 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 हमको नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, समझा, ठीक है। तो ये पराग क्या करेगा, कण धीरे धीरे ये पराग नलिका के द्वारा नीचे वर्तिकाल से होते हुए क्या करेगा, हमको नीचे यहाँ तक आ जाएगा, इस बीजांड तक, ठीक है। समझ गया कि समझ गया, समझ रहा है कि समझ रहा। तो क्या समझा हमने, किसे यहाँ पे परागकण तभी एक्सेप्ट करेगा, ये कब, जब इसी के जाति का होगा तब। ऐसा नहीं किसे, अगर ये गुलाब का है तो आम वाला परागकण आ गया, तो ऐसा नहीं कि आम वाला को ले लेगा, तब तो निषेचन करेगा, तो फिर दूसरे जीव का निर्माण हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसी जाति का होगा तब जा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और ये पराग नलिका द्वारा क्या करेगा, धीरे 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 हमको नीचे पहुँचते जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो ये क्या है, ये सबसे ऊपरी वाला भाग है कि ना, ठीक है, थोड़ा सा छोटी है, ठीक है, और क्या है, चपटी है, चपटी, ठीक है, और उसके बाद चिपचिपा। उसका देखो जो वर्तिका होगा, क्या होगा, वर्तिका। तो इस वर्तिका का परिभाषा कैसे बनाएगा, कि जो वर्तिकाग्र है और जो अंडाशय है, ये दोनों का जो बीच वाला भाग होगा वही क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा, समझना, ठीक है। वर्तिका किसको कहेंगे, जो वर्तिकाग्र और जो अंडाशय है, समझना, अंडाशय, ये दोनों के बीच वाला भाग को क्या कहेंगे हम, अंडाशय, समझना, वर्तिकाग्र कहेंगे। तो हमने इसमें परिभाषा अलग भी लिखा है, तुम ऐसा भी बना सकता है, ठीक है। अंडाशय एक लंबी और पतली जैसी वृत्त जैसी रचना निकलती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको परिभाषा याद नहीं करना, थोड़ा सा लंबा हो जाता है और थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास तीसरा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच वाला भाग, समझना, क्या चीज, बीच वाला भाग। उसका देखो अंडाशय पढ़ते हैं, क्या चीज, अंडाशय को, ठीक है। हाँ, ऐसा भी लिख सकता है किसे, वर्तिका का जो सबसे निचला वाला भाग होगा, सबसे निचला नहीं कर सकता है, इसका परिभाषा देखो। तो जो अंडाशय होगा या स्त्री केसर का, छोड़ दो, रहने दो। देखो ये जो अंडाशय है, क्या है, अंडाशय, तो ये पूरा है, छोड़ दो, देखो अंडाशय जो है, देखो, हाँ, ये स्त्री वाला भाग है कि ना, स्त्री केसर वाला।
तो हम यहाँ लिखे किसे, यह स्त्री केसर का एक भाग है, समझा, जो हमको पुष्पासन से यानी के तो पुष्प से जुड़ा रहता है, और अंडाशय एक फुली हुई क्या होती है, हमको रचना होती है, समझा, ठीक है। तो देखो यह एक स्त्री केसर का भाग है, क्योंकि ये पूरा स्त्री वाला भाग है कि नहीं, ठीक है। मादा वाला भाग है, क्या है, मादा वाला भाग है, ठीक है। तो ये स्त्री केसर का भाग है, ठीक है, स्त्री केसर। और उसके बाद देखो ये हमको पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन से जुड़ा रहेगा। और उसके बाद देखो ये जो है ये क्या होगा, एक गोल आकार का होगा, ठीक है, या एक फुली हुई, समझना, फुली हुई क्या चीज, फुली मतलब किसे ऐसा, ठीक है। तो देखो तो हमने क्या समझा, किसी जो जयांग है, जयांग को क्या कहेंगे, स्त्री केसर वाला भाग, ठीक है। उसके बाद इसका 3 भाग होगा, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय। तो वर्तिकाग्र किसको कहेंगे, तो जो वर्तिका के जो सबसे ऊपरी वाला भाग होगा और छोटी चपटी और चिपचिपा होगा, हम उसको वर्तिकाग्र कहेंगे। और जो वर्तिका है, वर्तिका हमको किसको कहेंगे, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच वाला भाग होगा, ठीक है। और अंडाशय कौन होगा, तो ये भी एक हमको स्त्री केसर का एक भाग है, जो पुष्पासन के तो पुष्प से जुड़ा रहता है, और ये एक फुली हुई क्या होती है, रचना होती है, ठीक है। अब देखो जो अंडाशय है, इसके भीतर एक बीजांड होता है, समझा, जिसमें सारा बीज बनता है, ठीक है। तो ये पूरा भाग क्या होगा, ये पूरा भाग, ये वाला देखो, ये पूरा बीजांड है, ठीक है। तो क्या चाहिए, हम तीनों के बारे में क्या पढ़ लिए हैं। तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं, किसे, जो अंडाशय है, अंडाशय के जो भीतर देखो, जहाँ पे जैसे देखा होगा कि अमरूद का जो पेड़ होता है उसमें जो फूल होता है, तो उसका जो फूल वाला ही भाग जो नीचे वाला होता है वह फल बन जाता है, तो उसके अंदर बीज बन जाता है। कैसे, क्योंकि से ये जो अंडाशय वाला भाग ये पूरा है, इसके अंदर क्या होगा, बीजांड होगा, जो हमको बीज का क्या करेगा, हमको निर्माण करेगा। तो हमने वही लिखा नोट्स में कि अंडाशय के भीतर बीजांड के तो ओव्यूल इंग्लिश भाषा में रहता है, समझा, जो बीजांड भीतर से भ्रूणकोश रहता है, और जो मादा युग्मक या अंडाणु होता है। तो देखो इस बीजांड के अंदर थोड़ा सा और जाएगा, तो इसके अंदर देखो ये सब अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका के तो ये मादा युग्मक है, ठीक है, मादा युग्मक, यहाँ देखो ये मादा युग्मक, ठीक है। तो देखो ये जो बीजांड है, समझा, इस बीजांड के अंदर ये वाला पूरा भाग क्या है, ये वाला पूरा भाग भ्रूणकोश, ठीक है, जहाँ पे पूरा जो निषेचन की प्रक्रिया होगा। तो यहाँ से जो परागकण आया है, ये परागकण धीरे धीरे पराग नलिका के द्वारा नीचे आते जाएगा, समझा, ये धीरे धीरे आते जाएगा परागकण। और यहाँ पे जो मादा युग्मक है, और ये परागकण और मादा युग्मक दोनों मिल करके जो है निषेचन की क्रिया क्या करेगा, संपन्न करेगा। और संपन्न करके धीरे धीरे क्या करेगा, इसमें हमको बीज बनना चालू हो जाएगा, कि तो फल बनना चालू हो जाएगा, समझा। पहले ये बीज बनता है, समझा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बीज बनना हमको चालू हो जाएगा, और ये पूरे अंडाशय क्या करेगा, फल में एक तरीका से क्या करेगा, हमको बदल जाएगा। अभी हम समझेंगे आगे कैसे बदलता है। तो खाली इतना भी समझना है कि से जो अंडाशय है, इसके भीतर क्या होगा, बीजांड होगा, समझा, बीजांड। और बीजांड के भीतर, इस बीजांड के भीतर ये भ्रूणकोश होता है, समझा। इसके भीतर जो है मादा युग्मक के तो जो मादा युग्मक बनाएगा, पहले बताए थे कि जो नर है वो नर युग्मक बनाएगा, और मादा क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। तो यहाँ पे कुछ मादा क्या करेगा, ये मादा कुछ ना कुछ बनाएगा जिसका नाम मादा युग्मक होगा। तो जो परागकण नीचे से ऊपर से आया है, और दोनों मिल करके नर युग्मक प्लस मादा युग्मक दोनों मिल करके क्या करेगा, निषेचन करेगा। और निषेचन करके क्या करेगा, हमको एक फल का क्या करेगा, बीज का हमको निर्माण कर देगा धीरे धीरे, ठीक है। तो समझी इतनी बात, समझा, हाँ। उसका देखो अब हम पढ़ते हैं कि से बीज का निर्माण कैसे होता है, संडे। तो तुम्हारे नोट्स में लिखा गया कि से जो बीज है, इस बीज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। बीज का, हाँ उसको ही पढ़ाएंगे, पहले देख लो बीज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो हमने उसमें पूरा प्रोसेस लिखा है कि से जो बीज है वह कैसे बन जाता है। तो पहले लिखे हैं कि परागकोश जो है, परागकोश क्या करेगा, परागकण उत्पन्न करेगा, है कि ना, समझे। जो परागकोश है वह क्या करेगा, परागकण उत्पन्न करेगा।
देखे थे कि नहीं देखे थे? ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग यहाँ पे, ये परागकोश था, ये क्या करेगा? परागकण उत्पन्न करेगा। और ये परागकण क्या करेगा? किसी सारे वर्तिकाग्र पर आएगा, है कि नहीं आएगा? हम उसमें वही लिखे हैं किसे, जो परागकोश है वह क्या करेगा? परागकण उत्पन्न करेगा। अब वह परागकण या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या किसी जंतु के द्वारा या तो उसी फूल पर क्या करेगा? उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चले आएगा, तो उसी फूल पर आएगा तो स्वपरागन होगा। अगर या दूसरे फूल पर जाएगा तो क्या होगा? परपरागन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो समझो कि इसे आप परागकण जो है यहाँ पे क्या किया? पहुंच चुका है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा? तो अंडाशय के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आएगा थी, यहाँ से परागकण आएगा। अब इसके अंदर जो नर युग्मक है और मादा युग्मक दोनों मिल करके जो है, समझा, ठीक है, निषेचन करेगा। और निषेचन करके क्या करेगा? के तो बीज, तो किताब भाषा में के तो युग्मनज बनाएगा, ठीक है, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा गया किसे? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलके क्या बनता है? तो याद रखना किसे? युग्मनज बनता है, ठीक है। हाँ, तो परागकण में वही लिखे, परागकण एक नलिका विकसित करता है, उसके अंदर धीरे धीरे क्या करता है? बीजांड तक पहुंच जाता है, के तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो वही जो लिखे, समझेंगे? मतलब कि यहाँ से जो आया है यहाँ से वही चीज दूसरा नंबर में लिखा हुआ, ठीक है। तो अब क्या किया? नर युग्मक और मादा युग्मक क्या किया? दोनों आकर के मिल गया, और मिल कर क्या किया? हमको निषेचन किया, और निषेचन करके हमको युग्मनज क्या किया? हमको बना दिया। आप युग्मनज बनाते क्या किया? तो युग्मनज जो है विभाजन होगा। विभाजन के तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगा, समझ ना, 2 से 4 बनेगा, 4 से 5, 4 से फिर 8 बन जाएगा, 8 से 16, ऐसे करके के टूटते जाएगा। जैसे कि ये मार्कर समझो कोशिका बन गया, दोनों मिल करके, मतलब 2टा बनेगा, फिर ये 2टा विभाजन मतलब 2टा टूटेगा। तो ऐसे कोशिका की संख्या बढ़ते जाएगा। जब कोशिका की संख्या बढ़ते जाएगा तो वह धीरे धीरे बड़ा कोशिका बन जाएगा, समझे? जैसे एकटा कोशिका है वह में 100 देगा, तो वह में आप एकटा कोशिका कितना बड़ा होगा? 100 कोशिका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे विभाजन करके करते क्या करेगा? हमको धीरे धीरे भ्रूण का क्या करेगा? हमको निर्माण कर लेगा, और बीजांड एक कठोर आवरण से क्या करेगा? विकसित होकर के बीज में क्या करेगा? हमको बदल जाएगा। ये जो बीजांड है अब धीरे धीरे ये टाइट के तो मजबूत होने लगेगा, और धीरे धीरे यही क्या करेगा? हमको बीज में बदल जाएगा, समझा, ठीक है। और अंडाशय लास्ट में क्या करता है? ये जो पूरा अंडाशय है ये हमको फल में क्या करता है? बदल जाता है। और फूल के अन्य भाग, ये सब जो भाग रहता है, समझा, जैसे ये सब वर्तिकाग्र हो गया, पुंकेसर, परागकोश जो था, वो सब धीरे धीरे क्या करेगा? हमको झड़ना चालू कर देगा, मतलब कि वो धीरे धीरे क्या करेगा? सूखना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखा होगा कि अमरूद का फूल जो है, समझ ना, अमरूद लताम कहे तो उसका जो फूल है, तो जैसे लताम धीरे धीरे थोड़ा छोटा सा हो जाता है, तो उसका जो सब भाग होता है धीरे धीरे क्या करता है? हमको ऊपर वाला जो फूल वाला भाग है वह झड़ना क्या करता है? स्टार्ट हो जाता है कि ना। तो वही याद रखना कि जो अंडाशय है अब क्या करेगा? ये पूरा फल में बदल जाएगा, और पूरे फल में बदल जाएगा, और जो फूल के अन्य भाग है ये सब वाला पूरा भाग, समझा, पुष्प वाला भाग, बाह्य दलपुंज, ये सब क्या करेगा? हमको झड़ जाएगा, के तो नीचे गिर जाएगा, समझा, ठीक है। तो हमने इतने पूरे प्रोसेस देखा, कैसे फल बना, कैसे निषेचन किया, है कि ना। अब हम लास्ट देखते हैं कि जो फूल है इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। देखो, तो फूल जो है 2 प्रकार का होता है, किसके अनुसार? जनन करने के अनुसार, समझा अंडे। यहाँ देखो, स्त्री केसर और के तो पुंकेसर, इसके अनुसार 2 प्रकार होता है। ऐसा नहीं किसी रंग के आधार पर, सुगंध के आधार पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जनन पढ़ रहे हैं तो जनन के अनुसार, ठीक है। तो होगा एक लिंगी, नहीं, हाँ, एक लिंगी, ठीक है। उसके बाद जो होगा तुम्हारे पास उभय लिंगी। तो देखो, एक क्या होगा? एक लिंगी, और दूसरा क्या होगा? उभय लिंगी। एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या हो गया? एक लिंगी पुष्प का मतलब यही होगा किसे? या तो उसमें स्त्री केसर रहेगा। स्त्री केसर मतलब क्या चाहिए? या तो स्त्री वाला भाग रहेगा, या तो क्या चाहिए? पुंकेसर के तो पुरुष वाला भाग रहेगा, समझ ना। देखो ध्यान से, अभी हमने जो फूल बनाया था, ठीक है, तो इसमें एक था ये वाला भाग और एक था ये वाला भाग, है कि नहीं। तो किसी फूल में या तो यही ठो रहेगा पुरुष वाला भाग, या तो किसी फूल में क्या रहेगा? सिर्फ मादा वाला भाग रहेगा, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प उसको कहेंगे स्त्री केसर और पुंकेसर, समझा। इसमें से कोई खाली एक टा रहेगा, समझा, कोई एक टा, या तो स्त्री केसर हो जाए या क्या हो जाए हमको
पुंकेसर हो जाए, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प इसको कहेंगे, तो या तो सिर्फ उसमें स्त्री केसर होगा या क्या होगा, पुंकेसर। कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया पपीता। क्या चीज, पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है, या तो पुरुष वाला भाग रहेगा या तो मादा वाला भाग, समझ ना। ऐसा नहीं कि दोनों उसमें एक ही साथ रहेगा, ऐसा उसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या जी, पपीता हो गया। उसके बाद एक तरबूज होता है, तरबूज भी याद रखना किसे, एक लिंगी में ही आएगा, ठीक है। तो एक हो गया आपको पपीता, क्या चीज, पपीता, और उसके बाद तरबूज, ठीक है, तरबूज। उसका देखो उभयलिंगी, क्या चीज, उभयलिंगी। तो उभयलिंग किसको कहेंगे, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों स्थित रहेगा। तो अभी जो हम पुष्प का फिगर बनाए थे, है कि ना, ये उभयलिंगी है, क्योंकि इसमें पुरुष वाला भाग भी है और मादा वाला भाग भी है। इसको हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहे। तो इसमें दोनों गुण है कि ना, स्त्री केसर वाला भी और पुंकेसर वाला भी है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएगा सरसों और गुड़हल, ठीक है, सरसों, ठीक है, और गुड़हल, गुड़हल, ठीक है, सरसों और गुड़हल, ठीक है, हाँ वही गुड़हल, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो स्त्री केसर क्या कहते हैं, एक लिंगी और दो लिंगी। तो ये जो पुष्प में कैसे जनन होगा, हमने क्या किया, इस पर चर्चा कर लिया है। तो अब जो होगा मेरा लास्ट भाग 3, वह होगा जो मनुष्य है, मनुष्य में जनन कैसे होगा उसको क्या करेंगे हम देखेंगे। लेकिन एक बार में एक ही देखेंगे, या तो पुरुष का या तो स्त्री का, ठीक है। तो हो सकता है कि हम पहले पुरुष का देखें और बाद में हम मादा का देख लें, ठीक है, टोटल। तो हम आज का जो ये वीडियो है यहीं तक रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।